नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मार्केट टाइम्स टीवी की ये स्पेशल पेशकश स्पॉन्सर्ड बाय गो ग्रीन वेयर हाउसिंग। आज हम पहुंचे हैं बिहार के पूर्णिया में, और पूर्णिया या यूं कहें कि बिहार मक्का का गढ़, और मक्का के उस गढ़ के अंदर में हमारे जानने की ये कोशिश है कि इस साल मक्का का कारोबार क्या रहेगा। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, जो सेकंड एस्टीमेट दिया है सरकार ने 469 लाख मीट्रिक टन का मक्का का उत्पादन, वो क्या कहता है। और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश होगी कि मक्का के प्राइसेस के अंदर में जो डाउनफॉल देखने को मिला है, क्या वो कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगा या यहां से बाजार संभलते हुए दिखाई देंगे। हाल फिलहाल के अंदर में जो हल्की फुल्की एक मजबूती देखने को मिली है, क्या वो लंबे समय तक रहेगी, या जो इस समय पर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर में एक चैलेंज देख रहे हैं बर्ड फ्लू का, जो उसने दस्तक दी है, उसका कितना इंपैक्ट यहां पर दिखाई देगा। क्या बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने जा रहा है, और युद्ध के ये जो समीकरण है ये क्या कहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब, चूंकि मक्का इंडस्ट्री और मक्का से जुड़े हुए किसान, कारोबारी, ये सभी जानना चाहते हैं। और इस समय पर गो ग्रीन के इस ट्रेड समिट के अंदर में, मैं यूं कहूं, या स्टेक होल्डर जो मीट है उसके अंदर में ये पैनल सज गया है, और मेरा यहां पर साथ दे रहे हैं कन्हैया रस्तोगी जी। स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर, और साथ ही इस ट्रेडर मीट में भी। और पंकज गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। पप्पू यादव जी, आपका स्वागत है। गिरीश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही पिंटू जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा को, चूंकि नया नया इशू इस समय पर देश के अंदर में उभरा है, वो है आपका बर्ड फ्लू को लेकर के। मक्का की इंडस्ट्री वैसे ही थोड़ा सा हिचकोले ले रही थी। 2 साल पहले 3300 रुपए का एक अच्छा खासा भाव मक्का इंडस्ट्री देख चुकी थी, मक्का के ट्रेडरों को मिला था। उसके बाद बम्पर क्रॉप हुई, चाहे बिहार की हम बात करें, कर्नाटक की बात करें, आंध्र की बात करें, वहां पे मक्का का जबरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिला। और उसी का नतीजा है कि आज 469 लाख मीट्रिक टन गवर्नमेंट का यह एस्टीमेट है कि हम मक्का का उत्पादन देखने जा रहे हैं। गिरीश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, बर्ड फ्लू, चूंकि मक्का के प्राइसेस पहले ही प्रेशर के अंदर आ गए, अब यहां पर मक्का के ऊपर पे एक दूसरी जो चोट लगी, वो चोट लगी कि गवर्नमेंट अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील करने जा रही है, उसमें डीडीजीएस प्रमुखता के साथ उसका नाम आया है। उसका इंपैक्ट ये देखने को मिला कि एक और चोट लगी। अब बर्ड फ्लू को लेकर के खबरें आ रही हैं, करीब करीब 4000 से ज्यादा मुर्गियां तो एक जिले के अंदर में मारी गई, और यह कैंपेन इस समय पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बर्ड फ्लू का नाम सुनते ही मक्का इंडस्ट्री के सर पर से पसीने की बूंदें जो हैं वो छलकने लगती हैं कि अब डिमांड कहां जाएगी और डिमांड फिसल जाएगी। किस नजर से देख रहे हैं आप? थैंक यू सर फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये बर्ड फ्लू का जो एक हम सिनेरियो देखते हैं, ये एक फेज आता है मक्का इंडस्ट्री, ये पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में। ये फेज हमेशा नहीं बना रहता है पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में, ये फेज कभी कभी आता है, लेकिन इसको लेकर के हम लोग घबराते नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सा फेज है, ये आता है और चला जाता है। ये इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर किसी लार्ज स्केल पे अगर ये फैल रहा है, मल्टीपल स्टेट्स में फैल रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है। ऑब्वियसली लोग उससे थोड़ा डरते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि किस टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है, क्या है, तो आदमी डरते हैं। लेकिन वो एक फेज बहुत माइनर सा फेज है, उससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अफेक्टेड नहीं होती है। हाँ, स्मॉल स्केल पे बिहार के किसी कोने में आ गया, उड़ीसा के किसी कोने में आ गया, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे हिसाब से हमारे इंडस्ट्रीज पे नहीं पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल आपने पूछा डीडीजीएस को लेकर के। देखिए, सरकार जो है सो फार्मर्स, बिहार या पूरे देश के जो मक्का के फार्मर्स है उसके बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा है, मुझे लगता है, इस मुद्दे को लेकर के। डीडीजीएस मुझे लगता है एक ऐसा चीज़ है जिससे मक्का इंडस्ट्रीज का एक बहुत छोटा पार्ट है, वो
उससे मक्का का जब आप बहुत सारा जब बाई प्रोडक्ट्स देखेंगे तो डीडीजीएस एक बहुत छोटा पार्ट है जो उस इंडस्ट्री को कुछ बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा अगर कुछ इंपोर्ट हुआ तो। ठीक है। और दूसरा जो भारत का जो डीडीजीएस है, जो यहाँ का जो मक्का क्या है, उसकी जो पैरिटी है लोकल मार्केट में वो हमेशा बनी रहेगी इंपोर्टेड के अलावा। ठीक है। कब तक कितना इंपोर्ट होता है, क्या होता है, इस पर क्लियरिटी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दी है। तो ये भी एक पॉइंट कभी घबराने का नहीं है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है कि मक्का का रेट्स अभी डीडीजीएस का इंपोर्ट होने के न्यूज से या बर्ड फ्लू से अभी उस पर अभी कोई हाल फिलहाल में, हालांकि मैं अभी एक सर्वे भी देख रहा हूं गिरीश जी, ये हालांकि मक्का इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो मक्का का इंडस्ट्री का जो साइज है 2025 तक 18 बिलियन में यानी कि 18 अरब डॉलर का था। अभी 7% की जो सीजीआर है उससे वो ग्रो कर रहा है और तकरीबन 25 अरब डॉलर के आसपास वो होने जा रही है इंडस्ट्री। तो ये एक राहत की बात है। पप्पू जी आपके पास में मैं आऊंगा, क्योंकि मक्का एक अनुमान के मुताबिक हालांकि हमें जरूरत पड़नी है 800 लाख मीट्रिक टन की 2030 तक, लेकिन एक सवाल बीच में आकर के और ये खड़ा होता है, क्योंकि ये जो डिमांड निकल करके अचानक से आई है मक्का की, वो दो वजह से है। पहली वजह है कि पोल्ट्री फीड के अंदर में आपका जा रहा है, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री आपकी लार्जेस्ट वहां से डिमांड निकल करके अभी तक आती रही थी। दूसरा जो इसमें टूल का जो काम किया और जो ग्रोथ एकदम से अचानक से मक्का की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ा और मक्का की तरफ किसानों का भी रुझान आया, वो था एथनॉल, कि हम बायोफ्यूल की तरफ अग्रसर हुए हैं और एथनॉल इंडस्ट्री ने बड़ी तेजी के साथ ग्रो किया और हमने 2025 के अंदर ही जो गवर्नमेंट के 2027 के टारगेट थे E20 अचीव करने के, वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया। अब कोशिशें इंडस्ट्री भी कर रही है और सरकार भी चाहती है कि जो अब E25 की तरफ आगे बढ़ा जाया जाए और जो गाड़ियों के जो इंजन हैं वो तकरीबन 25% तक हमारे झेल सकते हैं इसको, बायोफ्यूल को, उसकी मिक्सिंग को। तो अगर ब्लेंडिंग को इंक्रीज करना है तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए इंडस्ट्रीज चूंकि तैयार हैं या नहीं है? एक चीज, एथनॉल इंडस्ट्रीज के अपने अलग इश्यूज निकल करके आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने यहां पर प्रेशर देखा। तीसरा, प्रोडक्शन साइज इतना ओवर हो गया कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि कंज्यूम कहां पर किया जाए। तो ये साल जो है 2026 का, इसको आप किस नजर से देख रहे हो? पहला बात तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा, आपके प्लेटफार्म को भी। प्रोडक्शन पिछले साल के बनस्पत जितना पिछले साल प्रोडक्शन था हमारा, इस बार भी 5-7% थोड़ा वेदर क्लाइमेट्स बोल करके और कुछ खेती डाइवर्ट हुई है मखाना की ओर, लेकिन जितना पिछले साल था उतना इस साल भी अनुमान है कि प्रोडक्शन उतना ही रहेगी। ठीक है। और जहाँ तक बाजार का सीनरी था कि इथेनॉल वाले भी जो प्रोडक्शन हमारे सरकार के जो नॉर्म्स है कि 25% चावल देना है, फिर प्रोडक्ट जो है उसको कम कर दिया गया। इथेनॉल से भी मतलब उतना मक्का नहीं जा पाएगा जो पिछले साल गया था, क्योंकि नवंबर तक एक बैन कर दिया कि हमारा चावल ही कंज्यूम होगा, उसके बाद अगर बचता है तो फिर मक्का लिया जाएगा। लेकिन खुशी की दौर है कि जो पोल्ट्री का जो बाजार था वो पिछले साल तक बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन इस पिछले 2-4-6 महीना से पोल्ट्री का बाजार बहुत अच्छा रहा है। और हमने देखा है कि जितने भी पोल्ट्री वाले को बीच में उनका पेमेंट 40 दिन 45 दिन का जो होता था वो 70 दिन 80 दिन यहाँ तक 120 दिन, जो इंडिया की बड़ी बड़ी पोल्ट्री है जैसे सुगना का नाम ले लें या जितनी भी टोटल इंडिया में है, और 115-20 दिन लोग पेमेंट, फिर उनका ग्रोथ अच्छा हुआ। और जो उनकी जो रॉ मटेरियल लगती है, चाहे मक्का हो, सोया DOC हो या जो भी हो, सबका प्राइस एक लेवल तक रहा। जो उसका जो प्रोडक्शन में जो पहले 90-92 रुपया कॉस्टिंग आती थी वो घट के 80-82 रुपया आ गया आपको उसका प्रोडक्शन में।
और उनका जो सेल आउट है पिछले 4 साल में 4-5 महीना 7 महीना से मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत फेवर कर रही है 120-25। तो इस कारण से वो लोग मजबूत हुआ है। मजबूत होने से उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। पहले भी ना इथेनॉल थी और मैंने हमको लगता है 70% मक्का का यूज आपका पोल्ट्री में ही जाती थी, 25-30% आपका पशु चारा या मानव का खाने पीने में तो 5-7% का था। लेकिन ये बीच में इथेनॉल आया तो कंज्यूम भी बढ़ा, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा हम लोग का। और इथेनॉल नहीं भी, लेकिन डिमांड है। और खासकर अगल बगल देशों में 3-4 साल से मक्का नहीं जा रही थी, बांग्लादेश ये वो। अभी हमारा नेपाल का भी डिमांड है, बांग्लादेश का भी डिमांड है। तो लेकिन प्रोडक्शन जिस हिसाब से है उस हिसाब से डिमांड थोड़ा कम झलक रहा है। तो हमको लग रहा है कि पिछले साल जो 2250 या 2200 तक जो मतलब भाव रहा है, इस साल प्रोडक्शन के हिसाब से हमें लगता है कि 1800 वो 1700 से 1800 या बहुत अच्छा रहा तो 1850 से ज़्यादा बाजार नहीं जाना चाहिए। और जिस हिसाब से पूरा इंडिया में इक्वल प्रोडक्शन बढ़ा है हर जगह का डाटा के अनुसार, तो लग रहा है कि ये बाजार एक इक्वल बाजार रहेगी। आपने बताया कि 1800 1850 तो रुपए ये एक्सपेक्टेड बाजार रहेगी। हम तो नीचे फिसल सकता है? नीचे हमें अभी तक तो नहीं अनुमान लग पा रहा है। जिस ऊपर भी नहीं जाएगा? नीचे एक बाजार एक 1800-1900 का बाजार शुरुआती दौर में रहेगी और एक हिसाब से 2100 के रेंज में आफ्टर जो नवंबर दिसंबर देख रहे हैं वहां तक बाजार रहेगा। अगर हम हिसाब से अगर उसको स्टॉक भी करते हैं कुछ भी करते हैं, कॉस्टिंग आके उतना ही पड़ेगा। एक हमेशा बाजार में एबिलिटी रहेगी मक्का की, चाहे वो बिहार से मतलब हो, एमपी हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हमेशा एबिलिटी जो बाजार में बनी भी रहेगी। उस कारण से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने का बहुत ज्यादा चांस नहीं लग रहा है, एक जैसा बाजार रहेगा। ठीक है कन्हैया जी, आपको क्या लगता है स्टार्च इंडस्ट्री की तरफ से किस तरीके की डिमांड जो है वो निकल करके आती हुई आपको दिखाई दे रही है? और दूसरा, साल 2026 मक्का के दृष्टिकोण से आपको क्या नजर आता है? रबी की क्रॉप क्या कहती है? जी नमस्ते सर, स्वागत है आपका बिहार पे। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मक्का इंडस्ट्री में सरकार का जो सपोर्ट रहा और सरकार का जो भी पॉलिसी रहा, इसके कारण ये इंडस्ट्री दिनों दिन ग्रोथ किया। किसान को उन्होंने पूरा सपोर्ट दे रखा है, अभी भी सपोर्ट है उनका। इससे हमेशा किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा किए। बीच में इथेनॉल के कारण अच्छा भाव मिला किसानों को, बहुत अच्छा भाव मिला, जो मक्का के लिए बहुत अच्छा था। बट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ओवर प्राइस्ड हो गया था। अभी वापस अगर कहेंगे तो इंडस्ट्री के हिसाब से मक्का अपने सही जगह पर है। 1800 से 2000 का फिगर मक्का का जो बनता है एक वो है, जिसमें इंडस्ट्री को भी मिल रहा है और फार्मर्स को भी मिल रहा है। और अब मक्का का प्रोडक्शन ऐसा हो गया कि आप आसाम से स्टार्ट करिए, आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, ये कंटिन्यू है अराउंड द इंडिया। मतलब ऐसा कहीं गैप नहीं क्रिएट हो रहा है कि आपको उसका एक्स्ट्रा कोई भाव मिल जाना है, जो आप स्टॉक करते हैं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा भाव मिल जाना। तो इस तरह से इंडस्ट्री चल रहा है। जहाँ तक इस साल का सवाल है, अगर देखें तो इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है अपने आप पे, वो मोटा मोटा अगर कहें हम लोग तो पिछले साल जितना था लगभग वही है। अभी कुछ वेदर के कारण जो अभी इस तरह का वेदर जो अभी हुआ है, पिछले साल कितना था? पिछले साल अपने एरिया में 70 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन बिहार के अंदर? जी, बिहार बंगाल मिलाकर। बिहार और बंगाल दोनों का मिला? जी 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 हाँ, ठीक है। तो इस बार का फिगर भी लगभग वही है, 70 लाख टन के आसपास का है। पिछले बार क्या था कि जो अपना ले रहा था एथेनॉल, और इस बार वो एक तरह से आपके सामने में फिगर है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, चावल का बफर उनके पास ज्यादा है तो वो चावल के लिए उन पर प्रेशर दे दिए, तो वो मार्केट से निकल गए। लेकिन अब जो रेट बन गया है, इस रेट में जो बांग्लादेश बाहर हो गया था हमारे यहाँ से, नेपाल बाहर हो गया था, नेबर कंट्री होने के बाद भी बाहर हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ पे पैरिटी उनको नहीं थी। अब जो रेट आ गया इसमें पैरिटी, तो वो बाहर निकले हैं तो ये इन कर गए। तो कुल मिलाकर के मक्का का मार्केट पिछले बार जैसा ही रहेगा यहाँ पे प्रोडक्शन। और मार्केट में भाव अगर देखें तो 1800 से 2000 के बीच का भाव दिखता है।
इससे ना ही बहुत ऊपर होता हुआ दिखता है, ना ही बहुत नीचे होता हुआ दिखता है। आपको लगता है 1850 रुपए के ऊपर निकल जाएगा? जी बिल्कुल निकल सकता है। ये जब पिक डिमांड आता है, जैसे पोल्ट्री वाले बैठे हैं आपके सामने, इन लोगों का अभी मार्केट बहुत ही सपोर्टिव है, तो इनको चाहिए लगभग 60 से 70% मक्का तो यही लेते हैं, तो इनको चाहिए होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत एथेनॉल वाले लेंगे ही लेंगे। लेकिन पोल्ट्री कितना डिमांड निकालेगी? क्या 400 लाख मीट्रिक टन तो नहीं निकाल लेगी? नहीं, इसमें सभी को आएंगे। आपको पोल्ट्री है, एथेनॉल इंडस्ट्री भी आएगी, स्टार्च इंडस्ट्री भी आएगी। स्टार्च का भी अगर आप देखें, जैसे पोल्ट्री का कहानी है, सेम स्टार्च का कहानी था। पहले स्टार्च भी मक्का ओवर प्राइस होने के कारण स्टार्च इंडस्ट्री का स्टार्च भी बाहर नहीं जा पा रहा था। अभी जो हुआ है, मक्का का जो रेट जगह पे आया है, तो अब स्टार्च इंडस्ट्री भी अपना प्रोडक्शन जो बिल्कुल कम कर दी थी, अब वो वापस से रिवाइव कर रही है, वापस से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो नेचुरली उनके पास भी डिमांड आएगा। तो ये जो रेट है अभी, अगर रेट को लेकर के देखें तो ये मक्का का सही रेट है, जिसमें इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिल रहा है, फार्मर्स को भी मिल रहा है, और ट्रेडर्स का तो खैर एक जनरल मार्जिन होता है, उनका तो सिर्फ फैसिलिटेट करने का काम रहता है हम लोगों का, किसान से लेना है और इनको दे देना है। बिल्कुल अपना तो ये रहता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस बार मक्का का काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ, और लाल मिर्च के जो किसान थे उन्होंने 40 से 50% जो शिफ्टिंग की वो मक्का के अंदर में की, तो ये एक सरप्लस निकल करके आया मक्का का। चूंकि अब तो लाल मिर्च के और अच्छे दाम मिलने लगे हैं फिर से, तो हो सकता है कि वो एरिया वापस से रिड्यूस हो जाए। दूसरा पॉइंट, पिछले साल बारिशों ने बहुत सपोर्ट किया, बारिशें बहुत अच्छी थी। इस साल दो फैक्टर्स हैं। पहला है साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो अल नीनो का खतरा है, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल भारतीय वैदिक गणित के हिसाब से देखें तो एस्ट्रोलॉजर्स का यह मानना है कि इस साल बारिशें बहुत अच्छी होंगी देश के अंदर में, और उन्होंने तो बताना भी शुरू कर दिया कि देख लीजिए मार्च से नव संवत्सर शुरू हुआ और मार्च से ही बारिशें अच्छी शुरू हो गई। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हम विज्ञान को मानेंगे, और रहा सवाल जैसे कि आप बताएं कि लेकिन साउथ में ट्रेडर्स तो बहुत ज्यादा नहीं वो मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन सुबह सुबह पढ़ना शुरू करते हैं पंचांग, आज कौन सी कमोडिटी ऊपर जाने वाली है। नहीं, वो सही है। तो देखो सर, जैसे कि आपने बताया कि उधर मिर्च शिफ्ट हुआ मक्के में अभी, तो अभी क्या है, जो हम क्रॉप करते हैं ना, जो अपन 400 लाख टन पकड़ रहे हैं, ये अपना अक्टूबर से लेकर सितंबर का क्रॉप पकड़ते हैं अपने जी, ठीक है। तो क्या है कि जैसे अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, उधर एमपी से स्टार्ट हुआ, अभी हम बिहार की तरफ आ रहे हैं, आंध्रा कर्नाटका सब आ गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, उधर प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन अभी बिहार आएगा, बिहार में प्रोडक्शन घटा नहीं, बराबर है। लेकिन जब बिहार खत्म होगा ना, तो पहले यूपी आएगा, यूपी का भी प्रोडक्शन लास्ट ईयर के बराबर होगा, लेकिन जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि चूंकि अब उसके बाद एमपी आएगा, महाराष्ट्र आएगा, वहां पे एक तो किसानों के पास बहुत ऑप्शन है मक्का के अलावा, तो जो और इस साल क्या हुआ, किसानों को वहां रेट नहीं मिला, ठीक है, रेट नहीं मिला, तो हम लोग ये अनुमान कर रहे हैं कि वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे मक्का के अलावा दूसरी कमोडिटी में, वहां ऑप्शन है उनके पास। तो इस और दूसरा जो अल नीनो है, ये चर्चा काफी हो रहा है, और ये हो सकता है कि इफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक तो हम लोगों को ये मतलब ये लग रहा है, जो प्रेडिक्शन आ रहा है कि शिफ्ट भी होगा और अल नीनो आएगा तो सूखा पड़ेगा। तो इस साल अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें मक्के में, तो अपॉर्चुनिटी इस बार दिख रहा है बिहार से। बिहार से इसलिए दिख रहा है कि बिहार आपका 1800 का लेवल आ जाएगा, और 1800 के लेवल में अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि एक तो आपका बांग्लादेश जाएगा माल कंटिन्यू, बांग्लादेश के पास जब तक मतलब 1800 का बाजार अगर बिहार है, तो बांग्लादेश के पास इससे सस्ता मक्के का ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है, वो जाता रहेगा। तो अपना 8 से 10 लाख टन तो बांग्लादेश चला जाएगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से जाएगा, ठीक है, ठीक है। अदर पोर्ट से कंटेनर में अदर कंट्रियों में माल जा रहा है। ओवरऑल जो हमें लग रहा है कि लगभग ये साल जो ये साइकिल चलेगा, फिर अक्टूबर तक में लगभग 20 से 22 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाएगा इंडिया से, और हमें उतना ही एक्सपोर्ट करने का जरूरत है इस साल के हिसाब से। अगर अल नीनो सपोर्ट किया तो मक्के में एक अपॉर्चुनिटी दिखता है इसके बाद।
तो 1800 रुपए से ऊपर भाव आप जाते हैं? 1800 से ऊपर ऐसे देखते हैं कि सपोज करो जब पीक अराइवल आएगा हमारे पास, ये मई से स्टार्ट होगा, जून जुलाई तक पीक रहता है इधर, तो उस समय मार्केट नीचे रहेगा। जब इसमें क्या होगा कि जितने भी एंड यूजर हैं या तो वो अपने डे टू डे तो लेंगे ही, वो अपने स्टॉक में भी डाल लेते हैं पूरे साल का। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुलाई तक हाँ, जुलाई तक दबाव रहेगा, उसके बाद क्या होगा, जब किसानों के घर से मक्का निकल जाएगा तो आ जाएगा ट्रेड रो में, वेयर हाउसों में, तो फिर वहाँ एक क्राइसिस क्रिएट होता है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा बाजार। अच्छा, फिर मार्केट वेरी करेगा यहाँ कि अब आपका एमपी क्या चल रहा है, एमपी से जो एंड यूजर ले रहे हैं, सपोज हरियाणा ले रहा है, पंजाब ले रहा है, वो किस परते में ले रहा है, बिहार से उस हिसाब से पैरिटी निकलता है, तो उस हिसाब से मार्केट अप डाउन होता है। कैसा देख रहे हैं? हेलो, मैं स्वागत करना चाहूँगा गो ग्रीन से संतोष साहू जी का, और मार्केट टाइम से आपका बिहार में फर्स्ट बार आए हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितने ट्रेडर आए हैं, जितने यहाँ सुनने के लिए, उनका सबका स्वागत है। 2026 का जो प्रोडक्शन है 2025 के लगभग बराबर आएगा। और अभी जब रेट का जो चल रहा है, अभी रेट का, इसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे तो किसानों को बहुत अच्छा रेट मिलेगा और व्यवसायियों का भी बहुत अच्छा व्यवसाय चलेगा। 2022 से जो है एथनॉल इंडस्ट्रीज बढ़ के 2025 तक बहुत अच्छा ग्रोथ में आया था, लेकिन 2026 में आते आते ड्यू टू गवर्नमेंट इशू, गवर्नमेंट नॉर्म्स के कारण उसकी रीड केडी हो गई। ठीक है। और उसका प्रोडक्शन पूरा बिहार में एकदम 40% के अंदर चला गया। अभी इस इंडस्ट्री को बढ़ाने तो बाकी के पैनलिस्ट बता रहे हैं कि प्रोडक्शन सर ठीक ठाक है, पिछली बार के बराबर आएगा। मक्का का प्रोडक्शन ठीक है, एथनॉल का प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं सर। एथनॉल का, अगर रेट दिलाना है और व्यापार को स्टेबल करना है, किसानों को स्टेबल करना है, इसके लिए गवर्नमेंट को आना जरूरी है। हाँ। ये ड्यू टू गवर्नमेंट नॉर्म्स के कारण ही ऐसा हुआ है। ठीक है, आपके जानकारी में। ठीक है। अभी एथनॉल को हमको बांग्लादेश, नेपाल 10% ब्लीडिंग के लिए कल ऑर्डर आया, उनका पास हुआ है उनके यहाँ। ओके। बांग्लादेश से अभी डीजल वगैरह दे रहे हैं, उनको एथनॉल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो भी एथनॉल जो है डायरेक्ट एथनॉल कंपनियों को अथॉरिटी देना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट कर लें, और उसके गवर्नमेंट के हिंट से, जैसे मक्का एक्सपोर्ट होता है, तो बिहार सबसे नियरेस्ट है, और बिहार में इसके कारण जो है अच्छा एक्सपोर्ट होगा और अच्छा कंजम्पशन होने से उनको रेट भी अच्छा मिलेगा। और बिहार में जितनी प्लांट हैं, अभी 21 प्लांट प्लस हैं और क्यों में हैं, लेकिन सबकी हालत खराब है। और बिहार के किसानों को दाम दिलाने के लिए ये आपके एंड से आगे बात को बढ़ाना पड़ेगा। जो किसान की जो आवाज है, जो कारोबारियों की आवाज है, वो सरकार तक, सत्ता तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे। मक्का को लेकर के और भी बहुत सारी चीजें जो इस समय पर मार्केट के अंदर में ट्रेवल कर रही हैं। मैं कहूंगा कि स्टॉक इन हैंड एक एक बार सभी बताएंगे। Yes. आपको क्या लगता है इस समय पर देश के अंदर में स्टॉक इन हैंड कितना होगा मक्का का? पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक क्या देखते हैं आप? सर, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है लगभग 14 लाख टन के आसपास कैरी फॉरवर्ड है। एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु का डिमांड एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, उधर मक्का है। अभी क्या कि प्रोडक्शन जो है, बिहार का प्रोडक्शन तो ऑलरेडी आने वाला है, लेकिन जब आएगा एमपी का, कर्नाटक का, तो अभी सोया का दाम अच्छा निकला है और आगे भी जा रहा है। और ये युद्ध के कारण जो है थोड़ा उसमें बाजार उसका अप हो रहा है, तो किसान मोटिवेट होता है रेट से, और वो मोटिवेट हो रहे हैं। जब उनका समय आएगा मक्का लगाने का, क्योंकि मक्का का 11, 12, 15 रुपया का दाम लेके वो लोग बहुत अस्वस्थ हो गए, सरकार उनके सामने नहीं आई कोई भी हेल्प करने के लिए, तो वो ऑलरेडी शिफ्ट करेंगे। वो वहाँ के किसान जो है वो ऑलरेडी धीरे धीरे जो है, हमको लगता है कम से कम 40% प्रोडक्शन वहाँ का डाउन होगा, और इसका इफेक्ट बिहार को पड़ेगा, बंगाल को, यूपी को पड़ेगा, और इसका फायदा मिलेगा। इस पे भी मैं आऊंगा। पहले मैं पप्पू जी से जान लूं कि आपको क्या लगता है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक क्या है इस समय पर? स्टॉक अवेलेबिलिटी क्या देखते हैं आप? सर, जो इधर का है यूपी और ओवरऑल हिंदुस्तान का, वो ठीक है। 9-10 लाख मेट्रिक टन तो कैरी फॉरवर्ड आ ही रहा है अभी तक। ओके। जी जी।
और यहाँ तो अभी नया क्रॉप आएगा, लेकिन हमारा बिहार में लगभग अब कैरी फॉरवर्ड की जगह नहीं बचा, लगभग सेल आउट हो चुका है। अच्छा। फिर एकदम पाइपलाइंस खाली है? पाइपलाइन बिल्कुल खाली है। और संतोष जी के वेयर हाउसेस खाली पड़े हैं क्या? लगभग खाली पड़े होंगे। ओके। बिहार, अच्छा। बिहार में बिहार वरदान है ऊपर वाले का, उसको भाव भी मिलता है क्योंकि हम लोग रबी फसल में आते हैं ना। हाँ। बाकी इंडिया खरीदी में आती है, तो हम लोग एक चांस मिलता है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पानी भी बहुत है। हाँ। तो ऊपर वाले पर भरोसा नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और बाकी लोगों को तो भरोसा नहीं करना पड़ता है भगवान पर। ठीक है। तो यानी आप ये मान करके चल रहे हैं कि अभी बिहार की जो पाइपलाइन है जी, जी। वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। हाँ। नई फसल का अब इंतजार है। जी, जी। नई फसल आएगी तभी स्टॉक लगेंगे। बराबर है। और फिर इस हिसाब से क्या ये मान करके चले कि अभी जो करंट है बाजार के अंदर में वो आएगा? बाजार तो एक बार जब नया मक्का आएगी तो जो ये रेट स्टैंड है वहाँ तो नियम बनता है कि अगर 2200 का भी बाजार है तो वो नीचे आकर के जो कि लेयर बाजार की जो होती है वहाँ तक सपोर्ट जहाँ तक सपोर्ट मिल जाए इनको। सपोर्ट बोलने का मतलब हो गया कि अदर स्टेट में हमारा जब तक पड़ता, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक बेस मिलना चाहिए, एक सपोर्ट जहाँ तक मिले। तो जो मैं पहले भी बतलाया कि हमारा बाजार लग रहा है कि 18 साल लोगों ने तो अनुमान बहुत नीचे तक, जिसमें बीच में बाजार बहुत नीचे चला गया था, 1600-1700 तक बिक गया था, तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि 1700-1600 से ऊपर ज्यादा बाजार नहीं जा पाएगी। हाँ। लेकिन अभी जो करंट 200-300 रुपया जो आई तो उससे एक अनुमान लोगों का बदला। अब जहां तक मुझे अनुमान है 1800-1850 में भी हो सकता है 1900 तक कहाँ सपोर्ट मिलता है और वेयर हाउस वाले कितना तेजी दिखाते हैं। थोड़ा पेशेंस रहा तो बाजार 1800 तक जाएगा। अगर कुछ कंपनियां जिसको लगता है कि 2 महीना ही हमारा नहीं तो वेदर आ जाएगा तो क्वालिटी हम नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, वेयर हाउस में रखने के लिए तो एक निश्चित पैरामीटर होती है, उस आधार पर अगर क्वांटिटी हम लंबा रख लिए उसको 2 महीना में ही अगर डिवाइड करेंगे तो उस टारगेट के अनुसार से उसको लगता है कि ज्यादा भाव देने से हम तुरंत नंबर 1 पर आ जाएं या हमारी क्वांटिटी कंप्लीट हो जाए। तो ये हड़बड़ाहट का भी विषय, लेकिन पिछले साल जो सबको एक नुकसान का जो घर देखा है तो में भी हड़बड़ाहट तो नहीं आना चाहिए। बाजार का एक अंतिम पद देखेगा लोग, और अभी सीनियरिटी बन रहा है कि 1800-1850 तक बाजार होगा और ये लंबा चलेगा। ठीक है। हाँ, ये तो लंबा रेट के ऊपर पे लोग स्टॉक करेंगे, करना पसंद करेंगे। अब जिनका जो व्यापार है वो तो करेंगे ही। लोग बोलता है कि 3 बार चांस लेना चाहिए, तो ये तो पहला चांस है। तो जिनका हाँ, लेकिन इस मार्केट से जो ट्रेडर है वो तो रहेंगे। हाँ। जो छोटे तबके के लोग थे उनका इस बार बहुत नुकसान हुआ, वो रिस्क नहीं लेंगे। और जो इस ट्रेड में है ही नहीं, हमारे गुलाबबाग में बहुत ऐसा ट्रेड बन गया था। हमारे गुलाबबाग क्या पूरा इंडिया लेवल पर एक ट्रेड बना था कि आपका व्यवसायी मेडिकल का, आपका व्यवसाय कपड़ा का, आपका व्यवसाय मतलब इस ट्रेड में है ही नहीं, लेकिन वो स्टॉक कर रहा है। उससे क्या होता है कि बाजार अनबैलेंस हो गई थी और उन लोग को अनुमान भी नहीं है। तो जो एक्चुअल फिगर होना चाहिए 1850 का, वो लोग 1900 में भी चलता है, उनको मालूम तक 300 रुपया हम कमाएंगे लास्ट में, माने ये लास्ट फिगर में। तो वो सीन एक बदला है। ठीक है। तो वो जो कंपटीशन है 500 लोगों का वो घट के 200 लोगों के बीच हुआ है। लोगों के बीच और जो 200 लोगों के बीच होगा वो एक अनुभवी बैट्समैन लोग होंगे जिनको अपना चंद्रमा मालूम है कि कहां तक जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। गिरीश जी, पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो उनकी संख्या जो है देश में बढ़ रही है। तो ऐसे माहौल के अंदर में, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि 7% से लेकर के और 10% तक की सालाना ग्रोथ इसके अंदर में आ रही है, और उसी को देखते हुए ये डिमांड भी इंक्रीज होगी मक्का की। लेकिन इन लोगों की एक शिकायत भी रहती है ट्रेडर्स की कि जब भी मक्का के थोड़े से प्राइजेस ऊपर जाते हैं आप लोग सरकार के पास जाकर के डिमांड करने लगते हो कि जी इंपोर्ट खोल दो, इंपोर्ट खोल दीजिए, इंपोर्ट की ड्यूटी को डाउन कर दीजिए। तो भाई जब थोड़ा सा भाव ऊपर जा रहा है तो इन ट्रेडर्स के पास भी डिवाइड होने दिया कीजिए। नहीं, देखिए हमारा काम तो बिना इन ट्रेडर्स के होता ही नहीं है। ये हमारे बैकबोन है। सुगना या किसी भी कंपनी का आप नाम लें, वहाँ पे तो हम लोग साथ साथ ही चलते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने तक की यही कोशिश रहती है।
हाँ, एक हमारा भी है कि कहाँ गले तक हम सह सकते हैं। जब गले से ऊपर पानी चला जाता है तो ज़रूर हम सरकार के पास जाते हैं, या हर प्रोसेसर जाता है, कंपनी का हर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जाते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर के। जैसे इस बार इथेनॉल में समस्या लेकर के गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि निकल जाएगा। तो ये है कि हम सब बांट के करते हैं प्रॉफिट। तो सस्ता DDGS आप अमेरिका से खरीदेंगे या देश का मक्का खरीदेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि DDGS पे अभी क्लैरिटी नहीं है, कितना लाएगी गवर्नमेंट, क्या किस तरह का रहता है उनका अप्रोच। लेकिन अभी तो फिलहाल हम भारत से ही जुड़े हुए हैं और यहीं का लोकल ही हम अवेल करेंगे और कोशिश करेंगे जितना तक हो सकता है गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे। कन्हैया जी, इस बार क्या लगता है बांग्लादेश से क्या डिमांड आपको निकल करके आ सकती है? कितना मक्का वहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है इस बार? बांग्लादेश से देखिए, जो पिछले सालों का रहा है, लगभग 10 से 12 लाख टन का उनका रहता है। ठीक है, जो वो यहाँ से लेते हैं, क्योंकि बिहार बंगाल उनके लिए एकदम इजी है और रेट का सपोर्ट रहने से ही ये होगा। अगर कल को यहाँ पे रेट 21-2200 का बन जाएगा तो उनकी प्रायोरिटी फिर घट जाएगी, फिर वो निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि ये पिछले 3 साल में उन्होंने देख लिया कि ऐसा उनके साथ कोई मजबूरी नहीं है कि हम इंडिया से ही माल लें, वॉर का रेट के पैरिटी पर ही वो आएंगे आपके पास। वॉर का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? सॉरी, वॉर का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं इस समय पर जो ईरान हाँ, और इजराइल बिल्कुल, का impact है? इसका हालांकि ये सवाल मेरा पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी पूछना था मुझे कि आपके जब ट्रांसपोर्टेशंस नहीं हो रहे हैं तो उस पर आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री भी हैम्पर हुआ है, क्योंकि मीट और चिकन वो बाहर अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे जी, तो उसको भी एक डंट लगा है। तो वो खपत आपकी हिंदुस्तान में ही होगी जी, तो उससे भी डिमांड जो है, क्या लगता है कि आपको प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल। ये वार का तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री को और बोले तो हर लोग को हो रहा है। हाँ, हर लोगों को हो रहा है। जहां तक इस इंडस्ट्री का सवाल है या किसी इंडस्ट्री को पकड़ लें तो नेचुरल है, डीजल का दाम बढ़ना है, पेट्रोल का दाम बढ़ना है। जब तक सरकार कोशिश कर रही है इसको रोक के रखी है, हाँ। तो वो इम्पैक्ट तो जाकर के माल पे ही पड़ना है। हाँ। जो भाड़ा बढ़ना है वो तो माल पे ही पड़ना है, ये तो असर दिखेगा। हाँ, बांग्लादेश के केस में ये है कि यहाँ से रैक से माल जाता है। हाँ। तो रैक से माल जाने के कारण बांग्लादेश का अगर डिमांड रहता है और यहाँ पे रेट प्राइस का सपोर्ट रहता है तो उनको माल जाएगा। 1-2 लाख टन का जो ट्रकों से है उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। बाकी कोई मेजर इम्पैक्ट बांग्लादेश को लेकर के अगर देखें तो नहीं है। लेकिन जब प्राइस डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो नेचुरल है ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, तो उसके कारण मार्केट क्या दिखता है यहाँ पे। वो जो 1800 आज हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, 100 रुपए का भाड़ा जोड़ रहे हैं तो 1900 उनको जाके पड़ रहा है। अब यहाँ से भाड़ा अगर 200 हो गया तो ये 1800 का भाव को 1700 होना पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट दिखेगा आपको जब ये डीजल और ये इसका प्राइस गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस वार के कारण अब बढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहती है पंकज जी। अनसर्टेनिटी इस समय पर एक और है, चूंकि जैसे ही वॉर शांत होगी टैरिफ का मुद्दा फिर से खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, जब टैरिफ का मुद्दा खड़ा होगा तो ट्रंप साहब कहेंगे कि भारत जो है अमेरिका का मक्का भी खरीदे, DDGS भी खरीदे। जब अमेरिका का मक्का और DDGS भारत में आएगा तो पोल्ट्री इंडस्ट्री सबसे पहले लपकेंगे उनको कि जी सस्ता आ रहा है। क्वालिटी को लेकर के भी हो सकता है कि कुछ 21 निकल आए। ठीक है, तो ये एक चैलेंज क्या आपको लगता है कि अभी फन उठाए हुए है? और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, और दूसरा मेरा इसी के अंदर ये एडजॉइनिंग सवाल है, क्योंकि इस बार ब्राजील का प्रोडक्शन भी अच्छा है, अमेरिका का प्रोडक्शन भी अच्छा है और भारत का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है जी। ये तीनों समीकरण आप कैसे देखते हो? देखिए, ये तो अब वॉर के बाद ही डिसाइड होगा। देखते हैं वॉर कब खत्म होता है। लेकिन अगर भारत का मक्का इंडिया आता है, अमेरिका का मक्का इंडिया आता है तो यहाँ के सबसे पहले किसान हैम्पर होंगे। बिजनेसमैन का क्या है, उसको तो कहीं से भी मजदूरी मिले वो कर लेगा, लेकिन सबसे पहले हैम्पर होगा किसान। आप सोचो, जब वो नॉन GMO मक्का वो आएगा तो सबसे पहले तो यहाँ का ब्रीड ही चेंज हो जाएगा।
ब्रीड चेंज हो जाएगा और प्रोडक्शन फिर इतना हो जाएगा कि फिर आपको ढूंढना पड़ेगा एक इंडिया जैसा ही कंट्री कि हम कहाँ सप्लाई करें उसको। जैसे आज अमेरिका ढूंढते फिर रहा है कि हमको इंडिया जैसी बड़ी कंट्री चाहिए जहाँ हम अपना ये माल खपा पाए। बिल्कुल। तो ये चैलेंज तो है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार ये होने नहीं देगा। ठीक है। चूंकि कृषि प्रधान देश है और ये हो नहीं सकता और ये होने भी नहीं देगा ये सरकार। और किसानों को लेकर के संजीदगी भी है। बिल्कुल है। आप में से कोई मक्का को लेकर के किसी का कोई सवाल हो तो वो प्लेटफॉर्म पे बात कर सकता है जी। तो किसान का बहुत सारा समस्या रहता है। तो उसमें से एक चीज़ ये है कि अगर मक्का का भाव बढ़ेगा या घटेगा, हमको नहीं लगता है कि ट्रेडर्स पे उसको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन किसान को तो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो बाहर से आते हैं वो लेके आते हैं मंडी में, उसको बोरा का भी कॉस्ट लगता है, यहाँ तक कि आपके गोडाउन तक पहुँचाने में भी उसी का कॉस्ट यूज़ होता है। तो और लास्ट में उसको मक्का का भाव मिलता है। इस चीज़ को आप किसान के नज़रिए से आप देखिए। उस पर भी एक चीज़ और आता है कि जो यहाँ ब्रोकर होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसका बोरा का कॉस्ट, ब्रोकर जो सेल करने का है ब्रोकर का वो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उसके बाद मेजरमेंट का जो कॉस्ट होता है वो सभी किसान को देना पड़ता है। तो इसको लेके आप क्या बता सकते हैं? मैं आपका कंफ्यूजन किसान को लेकर के है तो वो क्लियर कर दूं। किसान अपना माल जो है ना वो गांव में बेचता है। जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वो एग्रीगेटर होता है, वो किसान नहीं होता, वो भी एक छोटा ट्रेडर है। तो उनका काम क्या होता है ना, गांव से वो माल को लेते हैं, 10 किसान से उन्होंने माल लिया, किसान को वो मक्का का ही दाम देते हैं। अगर आप अगर अंदर जाएंगे पूरे गांव में जाएंगे। जी मैं इसको कंफ्यूजन में नहीं होने दूंगा। ट्रेडर ऐसा बहुत कम होता है, मैक्सिमम बहुत सारा 50-50% का रेशियो है। आप इसको 100% नहीं कह सकते हैं। ये 50 या आई थिंक हम कह सकते हैं 30 और 70 का रहता है कि अगर 50% अगर ट्रेडर है तो 50% फार्मर भी है। आप उसको उस ट्रेडर को, जो भी वहाँ लोकल ट्रेडर है वो ट्रेडर नहीं है, वो भी एक तरह से फार्मर ही है जो अगल बगल से कंज्यूम करके लेके आप तक पहुंचता है। आप उसको ट्रेडर इसमें कनेक्ट मत कीजिए, आप एक फार्मर के लिए बताइए कि आपका सवाल था कि फार्मर्स को सारा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। मैं उसी पे बता रहा था कि एक्चुअल में वो फार्मर को कॉस्ट बेयर नहीं करता। अल्टीमेटली वो कॉस्ट तो जाता है जहां पे हम लोग माल को सेल कर रहे हैं, जिनको भी माल दे रहे हैं उनको जाता है वो सारा कॉस्ट ऐड हो करके उसमें। जब भी आप फार्मर्स को या किसी को हम लोग कॉस्ट, आज अगर 2200 रुपए का भाव है बाजार में, तो वो 2200 रुपए का भाव फार्मर के पास नहीं जा रहा। 2200 रुपए का भाव वो गोडाउन पे पहुंच का है, उसमें से ट्रैक्टर का भाड़ा घटेगा, बैग का कॉस्टिंग घटेगा, लेबर का कॉस्टिंग घटेगा, वो सब कुछ तो आपको जो कैलकुलेशन करके जो भी लेकर के आते हैं वो ये सारा कैलकुलेशन करके लेकर के आते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ये मक्का को लेकर के नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बाजार से, चाहे आप अपना ही बैंक है, आप जब हमको फाइनेंस करते हैं तो हम आपको ये बोल सकते हैं कि सर आरबीआई से आपने लिया 6% पे और हमको आप क्यों 8% पे देना है? हमको भी तो आपको 6% पे पास कर देना चाहिए। नहीं सर लेट मी फिनिश। तो ये क्या है, वो 2% आपका मार्जिन क्या चीज, 2% पूरा आपके घर में तो नहीं बचता है एज ए बैंकर। तो ये क्या है सर, ये सिंपल प्रोसेस है। क्या आपका जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो ऐड करके आप उसको हमको देते हैं। तो फार्मर के यहाँ पर जो मक्का होगा 1700 रुपया में या 1200 रुपया में, उसको जो मिलना है भाव वो बाजार के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन कर करके वो उनको भाव देते हैं। वो लेकर के आते हैं बाजार में, मंडी में वो बेचते हैं और फिर वो हम लेकर के इनको बेचते हैं। तो अल्टीमेटली सारा कॉस्ट इनको जाता है, ना ही हमको लग रहा है ना ही फार्मर को लग रहा है। ये सिर्फ आपका और मेरा सोचने का नजरिया का फर्क है सर। नहीं, अल्टीमेटली कॉस्ट किसको लग रहा है? उनको। साल से लास्ट ईयर दिसंबर में गोडाउन सब ब्लॉक हो गया था। इस बार अभी अप्रैल आने को आया है, कोई गोडाउन ब्लॉक नहीं कर रहा है, मतलब गोडाउन बुक नहीं हो रहा है। तो इस बार स्टोरेज करने का है या हम लोग कहीं दूसरे स्टेट में चले जाए? नहीं, उसका रीजन है सबसे पहले क्या आप पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में जाके देखें, इतना कॉस्ट किसी स्टेट में नहीं है जितना बिहार में है। आप सबसे पहले वेयरहाउसिंग कॉस्ट को घटाइए, तभी देखो कोई भी स्टॉक करेगा मुनाफा के लिए करेगा
स्टॉकिस्ट को, बैंक को सबसे पहले ब्याज देना पड़ता है, भले आपका जो हो जाए जी। तो अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा, अभी पिछले से पिछले साल भी लोगों ने लॉस दिया और इस साल तो ऐसा लॉस दिया जो पिछले 5 साल में भी रिकवर नहीं हो पाएगा। सही बात है, सही बात है। तो आप बोल रहे हैं कि एक आपकी डिमांड है कि सबसे पहले आपको कॉस्ट को कॉस्ट को, मतलब जो रेंटल है, देखो आप इंटरेस्ट, बैंक के इंटरेस्ट को कम नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात। ठीक है, तो आप जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है आप उसको कम करिए। लोग इंटरेस्ट, क्या मन में क्या है, मतलब कॉस्ट कम, मतलब लॉक इन में कम करना है या रेंटल में आप कम देख रहे हैं? रेंटल और कुछ तो मन में होगा ना सर। मतलब पिछले 5 साल में बिहार में खासकर इतने वेयर हाउस बने हैं कि आप समझो सर कि बिहार और बंगाल मिला के 70 लाख टन का प्रोडक्शन है और लगभग 25 से 30 लाख टन का वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है। ओके, इतनी बड़ी कैपेसिटी किसी स्टेट में नहीं है। तो आप समझो सर, आपके प्रोडक्शन का 50% आपके घर में खुद रखने का जगह है, तो आप फिर कॉस्ट को क्यों? मैं ये सामंजस्य क्यों पूछ रहा हूँ आपको, ये मैं 3 दिन से मैं बिहार में घूम रहा हूँ और मुझे ये इथेनॉल वाले हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हम लोग अभी वेयर हाउस ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं माल 17 रुपए में मिलेगा कि नहीं, 18 रुपए में मिलेगा कि नहीं, जो आपने बात किया, तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। गोडाउन तो बहुत बन गया है बिहार में, इतना गोडाउन बन गया है कि कभी भी हम गोडाउन खोजने जाएंगे तो गोडाउन मिल जाएगा, ये एक व्यू आ रहा है। दूसरा व्यू आ रहा है कि हम लोग 11-11 महीने का लॉक इन देते हैं यहाँ पे और गोडाउन लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सभी गोडाउन का वही टर्म कंडीशन रहता है, जैसे आपने बोला कि कॉस्ट कम होना चाहिए। तो अगर अभी हम 11 महीने का लॉक इन लेके गोडाउन ले जाएंगे और कल को पता चला कि बाइंग ही नहीं कर पाएंगे और फिर आधा हो जाएगा, तो एक तो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, बहुत पैसा लॉस कर चुके हैं और इस बार हम लॉस करने की किसी में ताकत नहीं है। तो कुछ लोगों ने बोला कि मुझे 6 महीने का लॉक इन चाहिए, अगर 6 महीने में कोई गोडाउन अगर देता है तो हम आज बुक कर देते हैं। बट ओनर बोल रहे हैं कि हम 11-11 महीने का 15-15 रुपए, 14-14 रुपया, 13-13 रुपए में हमको गोडाउन का भाड़ा मिला है, तो हम कैसे आपको 8 रुपए, 9 रुपए में, 6 रुपए में या 6 महीने लॉक इन पे दे दें? तो ये दोनों के बीच में जो चल रहा है, तो हमारे जैसे जो वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर है, हम थोड़ा अभी क्या है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये कब होगा, ये कब, दोनों मतलब कोई ना कोई तो झुकेगा तभी जाके काम होगा। तो जब तक आपका बायर, सपोज करो आप बीच में ट्रेडर हो जी, आप इधर से माल खरीद रहे हो, उधर बेच रहे हो जी, अगर आपका बायर उस भाव में लेने को तैयार नहीं है जिस भाव में, मतलब सपोज करो इधर से आपको जो सेलर है वो आपको 2 रुपए में कोई सामान दे रहा है। मैं आपकी बात समझ गया, मेरे को खाली इतना बता दीजिए क्या रेट कम कितना चाहते हैं सर? हाँ। 2 रुपए 10 पैसे में वो बायर नहीं है जी, वो कह रहा है कि हमें 1 रुपए 80 पैसे में चाहिए, तो क्या आप इनसे 2 रुपए में वो सामान खरीदोगे? नहीं, मैं वो नहीं दीजिए, तो हम उस तरह से नेगोशिएट करें। आपने बोला ना सर कि वेयर हाउस ओनर नहीं दे रहे, हाँ। वो कह रहे हैं कि हमने 14 रुपए 15 रुपए में लगाया, हाँ। वो सही कह रहे हैं, उन्होंने लगाया लास्ट ईयर, लेकिन क्या है कि पैसे किसकी टूटेगी? पहले पैसे सर वेयर हाउस वालों को टूटेगा और जो ट्रेडर है ना बिल्कुल शांति से बैठे हैं। इन्होंने मेरा यही क्वेश्चन था, बस यही क्वेश्चन था कि यूनियन नहीं है, व्यापारियों के बीच में एक यूनियन जो होता है हाँ। वो नहीं है, लोकल एसोसिएशन बिजनेस टीम का, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कोई बाहरी कंपनी आई, रेट हाई कर दी, ठीक है, और वो अपना गोडाउन भर लिया और उसका खामियाजा जो है सो दूसरे व्यवसायियों को भुगतना। हमारे यहाँ लोकल यूनियन है और हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं, पप्पू यादव जी, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या था सर आपका? ये फ्लक्चुएशन जो रेट का होता है। नहीं, आपने बोला कि कोई बाहर से लोग आते हैं, जैसे मान ले कोई भी कंपनी आई, ये ओपन मार्केट है, हाँ, या कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सपोज करो आप सपोज करो एंड यूजर हो, आपको अगर आगे ये लग रहा है कि भाई हमको 5 लाख टन मक्का पूरे साल में चाहिए, हमको बिहार से 2 लाख लेना है, तो आप एग्रेसिव बाइंग करोगे ही करोगे, हम आपको रोक नहीं सकते क्योंकि हम भी आपको ही सप्लाई देते हैं और आप मतलब आप एंड यूजर हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये ओपन मार्केट है, यहाँ कोई किसी का बैरियर नहीं है, आपकी मर्जी है 50 ऊंचा खरीदो, आपको पैरिटी है, आप उसका फिनिश गुड बना के आपको पैरिटी लग रहा है आप खरीदो। लेकिन सर इसका तो खामियाजा आप ही लोग को भुगतना पड़ता है ना, जो यहाँ के लोकल बड़े व्यवसायी हैं, ठीक है, उन्हीं को तो आप सर किसी को बैरियर नहीं लगा सकते। आप अगर आप चाहो कि आज मक्के का भाव सपोज 20 रुपया है, आप बोलोगे नहीं मैं 2100 में लूंगा, तो आपको मैं क्यों बैरियर लगाऊं, मैं तो उल्टा आपको दे दूंगा, आप ले लो, किसान को तो फायदा होगा ना। हाँ, किसान को तो फायदा होगा। देखो 70 लाख टन का प्रोडक्शन है, आपका पेट कितने में भरेगा ये मुझे पता है, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख टन लेंगे, 5 लाख टन आप ले लो, उसके बाद हम कर लेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, जिसमें सभी को फ्रीडम है। आप आइए आकर के मार्केट में, बिल्कुल खुला मैदान है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन मेरा मार्केट एनालिसिस जो हम देख रहे हैं 5-10 साल से यहाँ पे, कि वो कुछ दिनों के लिए आते हैं, 10 से 15 दिन रेट हाई करके मार्केट में अपना भर लिए गोडाउन वेयर हाउसेज, वो अपना डिमांड फुलफिल करते हैं। उसका असर जो है, जो लोकल यहाँ पे जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है, उनको उसका मतलब रेट का जो है वो भुगतना पड़ जाता है। देखो सर, ये ह्यूमन नेचर है। अभी पीछे ये रूमर आया कि हमारे देश में गैस का क्राइसिस आएगा, तेल का क्राइसिस आएगा। आई थिंक आप भी लाइन में लगे होंगे पेट्रोल पंप के, हम भी लगे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि कोई क्राइसिस नहीं, तो हम शांत हो गए। तो सेम चीज है, उन्हें लगता है, जो ये करते हैं ना, उन्हें लगता है करीब ये हो सकता है 2 महीने में मक्का बिहार का खत्म हो जाए। तो लोगों को नहीं पता, हमें सब पता है, तो पहले हम ही खरीद लेते, तो उसको खरीदने दो। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।